में मैंने आपका ऑडियो सुना जी तो मुझे भी दुख हुआ इस बात का। जी आपने जो बात स्पष्टता से रखी है जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ बातों से मुझको थोड़ा सा दिक्कत हुई, इसलिए मैंने फोन करके आपसे चर्चा कर लूं करके। आप जरूर आप बताइए। अभी कहाँ पर हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में हूँ। अच्छा, भोपाल से रिटायर हुए आप? हाँ हाँ, डीजी तो स्टेट से ही रिटायर होते हैं। हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगा। आपके विचार बहुत अच्छे लगे। आपने जो स्पष्ट बात रखी, जिनके सामने रखी, डॉक्टर आदित्य के सामने। जी एक तो 700 करोड़ का जो मामला बताया आपने गवर्नमेंट का, जी जिस समय में 47 के समय में जो कुछ भी है नेहरू जी ने किया था, जो कुछ भी कांग्रेस सरकार के समय का है, जी तो वो तो अपनी जगह पर है। उसके खिलाफ जहाँ पर भी आप अपने को, आपको रास्ता बताना कठिन है आप परिपक्व है काफी कुछ उसमें, तो उसकी वास्तव में ये बात बाहर आनी चाहिए। मैं तो ये और सिंपल आप बात स्पष्ट जानते वक्तव्य जी। मेरा देखिए मानना क्या है इसमें। मेरा मानना ये है कि उस समय के जो हालात रहे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि अंग्रेजों से पिंड छुड़ाने के लिए चलो ये पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन कम से कम अपने देशवासियों को अंधेरे में क्यों रखा? तो अभी तक के जो रखा गया था जी अंधेरे में, जी उससे बाहर निकालने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके विचार बहुत अच्छे मैं हैं, इस बात से मेरे बहुत, दृष्टिकोण से दिख रहा हूँ देखिए कि मैं इस आपको बात, सबसे बड़ा दुख मुझको इस बात का हुआ कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुष्ट कहा। मैं आ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, जी बाल्यावस्था से स्वयंसेवक हूँ। मैं मेरी क्षमा उम्र चाहता अभी हूँ यदि 69 हो आपको, गई। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको मेरी किसी शब्दों के चयन से कष्ट पहुंचा है, लेकिन मैंने दुष्ट इसलिए राष्ट्रीय कहा, स्वयंसेवक संघ को दोषी ठहरा दिया ना, नहीं दुष्ट कह नहीं दिया नहीं आपने नहीं संघ को। नहीं नहीं, मैंने दुष्ट शब्द का इसलिए उपयोग किया। जिस व्यक्ति ने आपके साथ में कहा है, जी आप उसको जरूर ये बात कहिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मामले में बहुत स्पष्टवादिता करता हूँ, आपकी स्पष्टवादिता पर मैं नमस्कार करता हूँ। जी आपने अपने दुख को जो कहा है, आपने जी जो भी अपनी संस्था का चयन किया, जिस संस्था के माध्यम से आप राष्ट्र को देश में लेना चाहते हैं, जी बहुत अच्छे विचार है। मैं भी आपसे जुड़ना चाहूँगा। तो नंबर है इसमें, मेरा ही नंबर जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जी WhatsApp। जी 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 और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, आप WhatsApp पे जोड़ लेंगे तो मैं भेज भी दूंगा जी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यावस्था से स्वयंसेवक हूँ, एक। जी जी दूसरा, मैं संघ की दृष्टि से तृतीय वर्ष शिक्षक हूँ। जी तो तीसरा, आपातकाल जब लगा था तब मैं और मेरे पिताजी संघ के कारण जी 18 महीनों तक रायपुर जेल में बंद थे। उस समय मध्य प्रदेश था, ये कब की बात है? 1975 से 77। अच्छा, 1975 और 77। उस जी। समय मैं आपकी जानकारी के लिए एक विद्यार्थी के बतौर रायपुर में ही था। मैं उस हाँ, समय इंजीनियरिंग का छात्र था। अरे वाह। और 76 से ज्वाइन किया, जिस समय ये इमरजेंसी चल रही थी और इमरजेंसी का वो चल रहा था, उस समय मैं सेकंड ईयर का छात्र हो चुका था। अच्छा। और मैंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, जो अब एनआईटी रायपुर कहलाता है। हाँ हाँ, फिर मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है। बहुत बढ़िया। और अभी तक 13 डिग्रियां हासिल की हैं। वाह वाह, तीन ढेर सारी तीन तीन शुभकामनाएं। तीन डिसिप्लिन में एमबीए हूँ, वाह। एलएलबी भी हूँ, जी डिसास्टर मैनेजमेंट ह्यूमन राइट्स का पीजी डिप्लोमाधारी हूँ, जी। और एक पब्लिक पॉलिसी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शासकीय तौर पर मास्टर डिग्री भी किया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो और मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, हाँ, जहां 130 मिलिटेंट्स को अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर मार गिराया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब लोग बाग ऑपरेशंस में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जी टेक्नोलॉजी कोई नहीं बनाता है। जी जी जी, सही बात है। और 32 जो है इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी से एमओयू करके हमने हजारों बच्चों को ट्रेनिंग देके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिजाइन किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी के आधार पर वर्ष 2017 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने हाँ हाँ। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम्म, 5 सर्टेनिटी के साथ हम अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत पैदा कर सकते हैं। जी। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार ने 2 साल विचारण करके
वर्ष 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया। वाह। और 2019 से आज तक इवन सुपरनेशन के बाद भी मैं ही उसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। बहुत। इसके बाद जो है मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ बनाया हाँ। और इसका विस्तार फिर अपराध से बढ़ाकर 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत अद्भुत अच्छा भारत का जो है एक संकल्प लेके आया। बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा, अच्छा। ये राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त यानी मैं स्वयं हूँ। जी। ये अद्भुत राजनीतिक पार्टी है जिसके कार्यालय में इसने अपनी राजनीतिक पार्टी का बोर्ड भी नहीं लगाया है। अच्छा, अच्छा। ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से पार्टी ने जन्म ही नहीं लिया है। जी। ये जो है, जो लोग संकल्प लेके गांव स्तर पर, पार्षद स्तर पर, मेयर स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, प्रांत स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर जो अपने लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर जो लोग अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेंगे उनके घर क्राइम फ्री भारत मिशन जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और उस स्तर का टिकट भी पहुंचाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और कल्पना है। इसमें जिताने की प्रक्रिया भी है। अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहले जो इसमें आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, वो नामांकन भर देगा। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने उम्मीदवारों पर ये प्रतिबंध लगाया है कि वो ये किसी को घोषित नहीं करेंगे कि वो उम्मीदवार हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार और अपने बीवी को भी नहीं बताएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दो। तो अच्छा। उन्हें जिताने के लिए हमने जो है ऐप के माध्यम से दूसरी व्यवस्था की है। अच्छा। पहली व्यवस्था तो उसमें यह है कि इसमें सभी गरीब लोग भी जुड़ जाएंगे तब तक, क्योंकि उन्हें तो अच्छा भारत चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो अच्छा भारत चाहिए नहीं है। जी, जी। तो ये गरीब लोग, चूंकि इस समय इनके वोट को खरीदा जाता है, फ्री भी बांटी जाती है, दारू बांटी जाती है, साड़ी बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, मुर्गे बांटे जाते हैं और इनके वोट को खरीदा जाता है। इन बेचारों को तो इसी समय अच्छी चीजें मिलती हैं खाने को, नहीं तो मिलती भी नहीं है, राइट? जी। तो हम अपने इन गरीब लोगों से, हमारा कहना है एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष कि राजनेता यदि आपको ये सब चीजें बांटने आए तो उन्हें भर भर के ले लो, क्योंकि ये उनके पिताजी की नहीं है, राइट? और जब जो है ना उनसे सब ले ला लें, इसके बाद फिर अपना जो है, जो लिस्ट है क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवारों की, जिसे हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, उसकी सूची उनको पहुंचेगी और उनको एक डिस्प्ले कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि हमारा चंद्रगुप्त जो है फलाने फलाने हैं। मैं उन्हें संकल्प के साथ जो है विजयी बनाऊंगा। उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतना है, चुनाव चिन्ह इतना है और उन्हें संकल्प के साथ मैं विजयी बनाऊंगा। जी। आप बताइए, यदि जो वोटर हैं जो कि क्राइम फ्री भारत और अच्छे भारत के संकल्प ले रहे हैं और हर रविवार को दोहरा रहे हैं, जब वो तख्तियां लेके निकलेंगे तो क्या आपको जो है जीतने के लिए अपना आपको उम्मीदवार बताना जरूरी है क्या? और जो उम्मीदवार होंगे वो लगातार घूमेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि उम्मीदवार हैं, ये जरूर कहेंगे कि भैया ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत है, क्या आप ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं? तो अच्छे भारत का संकल्प लेना शुरू करिए, ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और बस इसी बात को वो कहते फिरेंगे। लेकिन ऐप के माध्यम से हम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये चंद्रगुप्त है, आप तख्तियां लीजिए और जगह जगह पे घूमिए और संकल्प लीजिए कि हम अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। अब बताइए, इस रणनीति के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप ये बताइए कि हम इन राजनेताओं के पास क्यों जाएं जिन्होंने 78 साल 77 साल हमें धोखा दिया है। जब ये 3 नए कानून बनाए हैं तो उसमें ही गुलामों के कानून यथावत हमारे ऊपर थोप दिए हैं कि पुराना कानून ये था, पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। क्या हम लोग जो है अपने जनता को एक अच्छा कानून नहीं दे सकते हैं? एक बार अपना नाम दोबारा बताएंगे? अवधूत जोशी। अवधूत जोशी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। क्या इन राजनेताओं ने हमें धोखा दिया? इन राजनेताओं ने षड्यंत्र करके उन्हें 700 करोड़ रुपए दिए।
और इस 700 करोड़ में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट से तहत जितने भी विभिन्न कार्यालय और बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाए, उनकी सूची के साथ उनकी कीमत लगाकर हमसे वसूल की। जिन अंग्रेजों ने लाला लाजपत और बाकी लोगों को जो है ना हत्याएं की, ग्राउंड पर खड़े होकर लाठियां बरसा के, ऐसे अंग्रेजों को हमने ताउम्र पेंशन दी है, पूरे उम्र की पेंशन लेके गए हैं एक मुश्त में। जी उसके आधार पर 700 करोड़ रुपए वो रकम बनी है, और वो भी उन्होंने एक मुश्त ली है। जी जो बात के अब सवाल उठता है कि इन राजनेताओं ने, आप ये बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को क्या कोई अधिकार प्राप्त है? मैं आपको अपनी संविधान की समझ बताता हूं, भारत देश के प्रधानमंत्री को एक भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जो अधिकार है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राप्त है। वो सामूहिक अधिकार है। तो जो सामूहिक अधिकार है, वहां पर माननीय जवाहरलाल नेहरू बिना कैबिनेट से चर्चा किए हुए ऑल इंडिया रेडियो में जाकर क्या घोषणा कर रहे हैं, किस अधिकार के तहत कर रहे हैं? संविधान ने तो ऐसा कोई अधिकार माननीय नरेंद्र उनको जवाहरलाल नेहरू को दिया नहीं था। जी तो फिर उन्होंने जो है जीतती हुई फौज को रोककर युद्ध विराम की जो है ना घोषणा कैसे कर दी थी? जी नहीं, मैं कह रहा हूं, क्या उन्हें प्रधानमंत्री के नाते ये अधिकार प्राप्त था? नो, ही वॉज नॉट हैविंग दिस पावर। आपके संविधान ने पावर दिया ही नहीं है। जी आप ये बताइए, आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में नहीं गया। जी तो क्या इस देश के राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने कोई आर्टिकल पैदा करने की ताकत दी है क्या, बिना पार्लियामेंट में जाए? नहीं, बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के ना तो कोई संशोधन संभव है, ना कोई आर्टिकल पैदा किया जा सकता है। जी तो फिर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 35A कहां से पैदा कर दिया? जी और फिर सवाल ये उठता है कि चलो उन्होंने तो पैदा कर दिया दुष्टता से, क्योंकि कश्मीर में जो भी गड़बड़ी हुई है, चाहे 2 विधान, जो सब, वो सब जो है आर्टिकल 35A से निकल के आई। आर्टिकल 370 में कुछ नहीं लिखा है। जी जो कुछ गड़बड़ी है वो आर्टिकल 35A से है, जो कि असंवैधानिक था, जो कि पार्लियामेंट में ले जाया नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में इतना ताकत ही नहीं थी कि वो ये बातें ओपनली पार्लियामेंट में चर्चा करने की हिम्मत रखते। तो जब अभी 2014 में ये चीज जो है एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिसमें यही भाषा लिखी गई कि साहब ये आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया, इसमें कभी पार्लियामेंट में बहस होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के माननीय परम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने कैसे जो है राष्ट्रपति पे दबाव बनाकर इसे जो है नोटिफाई कराया है। और चूंकि ऐसा कोई अधिकार हमारे संविधान ने राष्ट्रपति में निहित ही नहीं किया है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। 2014 से 2019 तक जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्रीय सरकार को नोटिस भेजती रही। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने परदीय कर्तव्य से विमुख नहीं हुए? उन्हें यदि ये पूरी बात, यदि वो पूरे तथ्यों को यदि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते, तो सुप्रीम कोर्ट 2014 में ही इसे असंवैधानिक और शून्य घोषित करता कि नहीं करता? जी नहीं, आपका क्या सोचना है, करता या नहीं करता? करता हूँ। तो हमें जो है भाजपा को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट देना चाहिए, या 5 साल जो है मौन व्रत धारण करके उसे 5 साल एक्सटेंड करने की डिस्क्रेडिट देना चाहिए? सही बात। आप ये बताइए, जब आर्टिकल 370 में ये लिखा था कि इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, और वो प्रक्रिया बड़ी सरल थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करना है और फिर जो है राष्ट्रपति को एक नोटिफिकेशन जारी करना है। ये प्रक्रिया आर्टिकल 370 में दी गई है। तो यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में समाप्त हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जी मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ये शर्त है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो और कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही एग्जिस्टेंस में नहीं होती है, इसका मतलब ये शर्त शून्य हो गई कि नहीं हो गई? जी यदि ये शर्त शून्य हो गई है, तो सिर्फ कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके उसका नोटिफिकेशन जो है ना राष्ट्रपति करता, तो आर्टिकल 370 हट जाता।
तो 13 दिन की भाजपा की अटल बिहारी की सरकार भी इसको हटा सकती थी। तो हमने ये इतना सारा ड्रामा, नाटक, गवर्नर रूल, फिर फलाना, फिर अमका ढमका वो किया, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चूंकि आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक काम किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटाकर जो है यूनियन टेरिटरी बनाया है। क्योंकि यदि ये दुष्ट राज्य सरकार के दर्जे में रहते तो ये अनर्गल दबाव पुलिस पे बनाते, और ये जो परिस्थितियां जो आज सुधरी हैं वो इसलिए सुधरी हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जी मतलब यदि आप ये सब कुछ कर लेते और जम्मू एंड कश्मीर को यदि आप राज्य का दर्जा यथावत बनाए रखते तो हालातों में सुधार नहीं आता। जी हालातों में सुधार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया। जी इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को प्रणाम करना चाहूंगा। कम से कम उन्होंने ये काम तो ठीक किया। जी चलिए, तो आपने मुझे फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा। जी यदि आप चाहेंगे तो मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने से जुड़े लोगों को उसमें जोड़ें। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो हर रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होकर यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे और हम यदि 10-10 लोगों को भी संकल्पित करके जोड़ेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाए। अच्छा तो यदि इतना अद्भुत भारत मिल रहा है जिसमें हर भारतीय को रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, और जानते हो रोजगार कैसा होगा? आपके पोटेंशियल का। तो आज तक किसी ने आपके पोटेंशियल को नापने की कोशिश नहीं की। मैथिली शरण गुप्त ऐसे मॉडल्स लेके आ रहे हैं कि 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापा जाएगा, जी और आज वो जहां हैं वहां से उनके पोटेंशियल का पाथवे बनाया जाएगा। उस पाथवे को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा। फिर प्रत्येक माइलस्टोन के लिए जो शिक्षा जरूरी है, जो हुनर जरूरी है, जो टेक्निकल एनेबलिंग जरूरी है, वो दी जाएगी। तो आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए 144 करोड़ देशवासियों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना होगा, जी क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार होगा। जी हम फिर से जो है ग्राम स्वराज्य को स्थापित कर पाएंगे। जी हम फिर से जो दुष्टता के पूर्वक हमारे ऊपर जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाला गया है, और आज हम ये सब चीज समझ गए हैं, फिर भी क्या इस देश के साथ दुष्टता नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो कि जहर बन चुका है, जो कि कैंसर कारक है, फिर भी हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं? जी क्या क्या भारत सरकार अपने जनता को कैंसर से पीड़ित कराने के लिए जिम्मेवार नहीं मानी जाएगी? जर्मनी जाएगा। तो हम कब जागेंगे? हम मोदी है तो संभव है की जगह अच्छा भारत बनाएंगे तो संभव होगा। बहुत अच्छे विचार। तो क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप मुझे यदि इजाजत दें तो मैं आपको अपने उसका हिस्सा बनाऊं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, आपको उसका एडमिन बनाऊं, और आपसे प्रार्थना करूं कि आप अपने से जुड़े लोगों को, जो आप 3 वर्ष से लेके आपने इतनी तपस्या की है, उस तपस्या के अनुरूप आप लोगों को उसमें जोड़ें और उन्हें हर रविवार को इकट्ठा करके, और वो भी रोटेशन के आधार पर। एक व्यक्ति इनवाइट नहीं करेगा, अलग अलग व्यक्ति इनवाइट करेगा। और यदि उसके पास कोई जगह नहीं है, वो गरीब है, कोई व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है, तो किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारा में, किसी भी पार्क में इकट्ठे हो जाएं और हमारा वो वीडियो सुने जो उनकी आत्मा को टच कर रहा है, और फिर कहें हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। अच्छे भारत का संकल्प हमें प्रत्येक रविवार को दोहराना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे, और हमारे लोग अपने आप जो है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था के तहत गांव के सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद बनेंगे। और ये जो है मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कृपा पर जो है ना नहीं बनेंगे, वो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट पर बनेंगे। और वो विधानसभा और पार्लियामेंट में कोई भी चीज नहीं ला पाएंगे, ऐसा हम
पार्लियामेंट और विधानसभा के बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर देंगे। तो वो जो भी चीज लाना चाहते हैं, इवन मैथिली शरण गुप्त के जो इतने सारे मॉडल्स हैं, वो भी जनता पर नहीं थोपे जा सकेंगे। उन मॉडल्स को भी चार प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी। मैं बार बार आपका नाम जाने क्यों भूल रहा हूँ? अवधूत जोशी। अवधूत जोशी जी। तो अवधूत जोशी जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप ये मान लें कि आप जो है अपने लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आकर आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अवधूत जोशी जी, क्या 2 मिनट के लिए इस कल्पना को आप करने के लिए तैयार हैं? आपने जो कहा है सारी बातें बढ़िया हैं। नहीं नहीं, मैं और कुल नहीं मिला करके मैं कोई दूसरी थोड़ा बात सा ये कहूंगा कि मैं एक बहुत छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात सिद्ध करना चाह मस्जिद रहा हूँ। और चर्च, ये 2 चीज छोड़ करके मैं हर जगह जा सकता हूँ। मैं वो बात ही नहीं कह रहा हूँ। मस्जिद में देखिए, घोर मैं विरोधी हूँ। 144 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ। और आप ये बात भूल जाइए, अपने आप ये देश जो है ना सनातनी हो जाएगा, क्योंकि सनातन तो मूल है, ये धर्म तो पंथ है, धर्म है ही नहीं ये तो। बस, हम तो सनातनी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आप हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप उसकी जड़ में तो जा नहीं रहे हो ना। जो 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना दिए हैं, जिससे सनातन प्रभावित हो रहा है, उसको तो कोई नष्ट नहीं कर रहा है। हम सनातन सनातन कह रहे हैं, ये अपने आप सनातन हो जाएगा। भाई देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे जो प्रार्थना करना चाहता था वो 1 मिनट सुन लीजिए मेरी। मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर आ गए और आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि अवधूत जोशी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी इस देश के साथ कोई भी धोखा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये बस छोटी सी बात मैं सिद्ध करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं जो है पार्लियामेंट्री और विधानसभा के जो बिजनेस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट कर दूंगा कि ना एमएलए, ना एमपी, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री कोई चीज विधानसभा या पार्लियामेंट में सीधे नहीं ला पाएंगे। उस चीज को पहले जो है एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो प्रक्रिया 4 चरणों की है। पहली चरण की प्रक्रिया है कि जिन लोगों ने जिन विधाओं में अपनी जिंदगी लगा दी है उनको इम्पैनल किया जाएगा पारदर्शी तरीके से। और ये मॉडल चाहे हम लेके आए या कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लेके आए, उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो जो ये लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है और जो टास्क फोर्स में इम्पैनल हो गए हैं, इनके पास ये चीज पहुंचेगी और 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी। तो वो बंद कमरे में बैठ के गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, वो लाइव टेलीकास्ट होगा और उसमें जो है सभी लोग प्रश्न रख पाएंगे, पूछ पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे। इस महामंथन से जो चीज निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला सुधार किया जाएगा, पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। ठीक है ना? फिर दूसरे चरण की प्रक्रिया में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ये रिफाइंड मॉडल, परिष्कृत मॉडल पहुंचेगा और उन्हें भी इसी तरीके से लाइव चर्चा करना है जिसमें हर कोई सम्मिलित हो पाएगा, सुझाव भी दे पाएगा और ये महामंथन 15 दिन फिर और चलेगा। तो इस 15 दिन में जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में या विधायक, विधानसभा या जो भी जहां से सोर्स से भी सुझाव आ रहे हैं उनको रिफाइन किया जाएगा और फिर रिफाइंड मॉडल पब्लिक के पास जाएगा। तो पब्लिक चूंकि बिखरी हुई है, जाति, धर्म, अलग अलग भाषाओं में है, समझते नहीं है, लिहाजा उनको 45 दिन का समय मिलेगा। सभी चैनल्स पर, सभी रीजनल भाषाओं में इस पर चर्चा होगी और आम जनता से निवेदन किया जाएगा कि वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव जो उन्होंने पिछले 30 दिन में सुना है उसके आधार पर जो उनको समझ में आ रहा है वो बात कहें। राइट? तो 45 दिन के इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे जो है तीसरा रिफाइनमेंट होगा। फिर शपथकृत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक और सांसद ये भी पार्लियामेंट के बाहर और विधानसभा के बाहर इसी मॉडल पे 15 दिन तक वो चर्चा करेंगे और वो जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं करेंगे क्योंकि वो जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो अब आपको जो है अपनी बात, जोशी जी, आपको अपनी बात अपने व्यक्तिगत स्तर पे कहना पड़ेगी कि मैं इतने दिन से ये चीज सुन रहा हूँ, ये चीजें तो आ गई हैं,
ये चीज मुझे लगता है कि और बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जी अब इसमें भी 15 दिन तक ये लाइव डिस्कोर्स चलेगा, वो भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाद, और इसके आधार पर चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होकर फिर ये विधानसभा या पार्लियामेंट एज द केस में भी जाएगा वहां पर। जी फिर इसमें शुरू से पूरी चर्चा होगी और फिर ये पास होगा। अब मैं जोशी जी आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में बचेंगे? हम्म, नहीं नहीं, आप बताइए मुझे, आप कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं, तो ऐसा भारत हम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छी कल्पना है आपकी। इसको यथार्थ में लाना चंद दिनों का काम है, यदि आप जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने आप को समर्पित कर दें तो। हाँ हाँ ठीक है ना, तो क्या मैं मान लूं कि जोशी जी हमारे साथ हैं? है ना, मैं आपके साथ हूँ। आपको पूरा ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आपकी जो सोच है जी काफी ऊंची है, लेकिन मार्ग बहुत ज्यादा कठिन है, और इस कठिन मार्ग आ, पर तलवार की धार पर चलने वाली बात है। देखिए, अनुभव के इसमें दृष्टिकोण इसमें से कहाँ कठिनाई है, मुझे बताइए, मुझे तो नहीं, कहीं बहुत कठिनाई कठिनाई है। नजर में देखिए, अभी देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से हमारे पिताजी के साथ मैं साइकिल में बैठ करके भारतीय जनसंघ का दिया साहब बनाता था। जी। साइकिल में एक तरफ रहता था चूना, दूसरे तरफ रहता था गेरू, हम्म और उस समय कुची रहती थी, एक ठो पुताई हम्म करने वाले लोग रखते ना, हम्म उससे हम लिखते थे गाँव में जाकर के। जमानत जब्त होती थी जनसंघ के जमाने में हम लोगों की। हम्म हम लोग तब से काम कर रहे हैं, हमने जो दुनियादारी देखी है, जो कुछ भी अभी देख रहे हैं, अभी जो कुछ भी चल रहा है। देखिए, 5 साल में एक बार, आपने कहा था कि 5 साल में एक बार मतदाता को खरीदा जाता था। अभी 5 साल में एक बार खरीदने की जरूरत नहीं है, साल भर खरीद ही रहे ना। सब पार्टियां सब बांट रही हैं, आप उसकी मोदी चिंता जी ही भी बांट रहे हैं ना। आप उसकी चिंता ही मत करिए। नहीं, ये क्यों? सब जो बांट रहे हैं, इन्होंने पूरा माहौल पूरा खराब कर दिया। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में था आप चाउर वाले बाबा। आप उसकी चिंता ही मत करिए। आपको हमारे मॉडल में कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है, वो बताइए आप मुझे। नहीं, आपके अब इस पर चर्चा करेंगे, मिलेंगे, आपकी और जानकारी हमको प्राप्त होगी। अपन जुड़े हैं, निश्चित रूप से मैं आपके साथ में हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी, बहुत ऊंची है। उस दृष्टिकोण से मेरा आपको बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और मैं यशस्वी भाव का आशीर्वाद मैं विशेष आपको रूप से। हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ कॉस्मिक शक्ति करा रही है। जी जी, अदरवाइज इतने विस्तार से किसी भी व्यक्ति के अंदर योजनाएं नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती, सही कहा आपने। तो ये तो कोई देवी शक्ति करा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज बताइए, इतनी विस्तारित बातें, ये गड़बड़ी, एक चेक एंड बैलेंस, और फिर सामने वाले से पूछना कि बताओ आप गड़बड़ी कर पाएंगे, ये तब तक आदमी नहीं कर पाता जब तक उसे प्रक्रिया की बहुत बारीक जानकारी ना हो और वो उस प्रक्रिया से खुद ना गुजरा हो। जी तो मुझे तो जब से सेवा ज्वाइन की और जब से देखा, तो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझने का मौका मिला है। जी और अपने दायरे में रहते हुए जो परिवर्तन मैं ला सकता था वो मैं लेके आया। बहुत बढ़िया। मतलब आप ये चाहेंगे कि जब जान के आपको खुशी होगी, जब मैं रायपुर का प्रोबेशनर था, मैं रायपुर से ही मैंने नौकरी शुरू की है, तो मैं कहाँ से? रायपुर का प्रोबेशनर था। हमने ऐसे बड़े बड़े प्रकरणों को सुलझाया जो 10 साल के पुराने थे। और हमारे डीआईजी साहब वहां पर उपेंद्र मोहन जोशी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे वो जांच दी कि एक नया आईपीएस ऑफिसर है। मैंने उस बात को पूरा समझा, उन लोगों को बिठाया, और उनके जो 10-20 साल पुराने जो है ना झगड़े जहां से चल रहे थे वो सुलझ गए। वो लोग आके हमारे डीआई साहब को धन्यवाद दिए कि आपने कैसे महान जो है ना अपने आईपीएस अधिकारी को भेजा कि उन्होंने हमारी समस्या ही का समाधान कर दिया। तो ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं एक प्रोबेशनर था। अच्छा अच्छा। प्रोबेशनर से डीजी की यात्रा के दौरान मालूम नहीं कितने बड़े बड़े काम हुए। तो जी, अपने दायरे में कभी मैं किसी से डरा नहीं हूं। मेरी आवाज में कहीं कंपन नहीं आया है। अभी भी नहीं है। तो मेरा वही कहना है कि ईश्वर ने शायद इसी काम के लिए जन्म दिया है, मरने के पहले ये कर जाएं। जी, क्योंकि देखिए, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। तय है, तय है। राइट? तो मरना तो है सभी को, आपको भी, हमको भी, सबको मरना है। क्या हम मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत दे के जाएंगे, ये तय जी, करना होगा। बहुत अच्छी बात। और आपने स्वयं फोन लगाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आप क्योंकि उम्र में मुझको मुझसे लगा, आपकी चिंता लगी मुझको कि भाई आपने जो दुख व्यक्त किया है उस माध्यम से
जी जिस एडमिन ने भी आपके साथ में जो व्यवहार किया है जी वो सरासर निंदनीय है, गलत है। जी उसको कम से कम आपसे डायरेक्ट बात करनी, जैसा मैंने फोन नंबर देखा मैंने आपसे चर्चा कर दी। जी जी और वो कहता है कि भैया आप ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब कुछ है। उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर आदित्य कौन है ये? जी। डॉक्टर आदित्य जिनसे आप चर्चा कर रहे थे, आपका ऑडियो जो मैं देख सुना। ये जो है आपके छत्तीसगढ़ के आरएसएस के मंत्री हैं, ये इनके पास प्रदेश का प्रभार है। छत्तीसगढ़ का हाँ, डॉक्टर आदित्य? डॉक्टर, इनका पूरा नाम है ज्योतिरादित्य भूषण दुबे। ज्योतिरादित्य भूषण दुबे, ये कब बन गए संघ में भी है? हाँ, ये संघ में है। ये तो मैं उनका नंबर आपको भेज दूंगा, आपका नंबर उनको भेज दूंगा, वो आपसे चर्चा भी करेंगे। हाँ मैं भी करूँगा, लेकिन नहीं, आपने जो नाम बताया ये कब कब से है संघ में? अब मुझे जानकारी नहीं, मैं पूछता मेरे भी को नहीं हूँ। नया नया लग रहा है नाम, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ में रह चुका हूँ। ये इस करीब समय 4 साल वो वैसे मैं ये संभाजीनगर में दो आकर तीन रहा हूँ। राज्यों को देख रहे हैं, और ये बेसिकली सनातन हिंदू और उसको जो है ना आगे बढ़ा रहे हैं इस समय। और अच्छा, हाँ, ये काफी आपकी इन्होंने, चर्चा के हिसाब से तो वो आपसे उम्र में काफी छोटे लग रहे हैं। मुझसे वो लगभग 10 वर्ष छोटे हैं। हाँ। हम्म। नहीं, उस हृदय का, उसका वो सम्मान भी देते हैं मुझे, मुझे अग्रज भी मानते हैं। और उन्होंने खुद होकर, जैसे आपने मुझे फोन किया ऐसे ही उन्होंने मुझे फोन किया था। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप छत्तीसगढ़ में रायपुर में कितने साल रहे? नहीं, मैं केवल प्रोबेशन के दौरान वहां पर अच्छा, था। उसी समय हाँ, और वो प्रोबेशन खत्म होते ही मैं एडिशनल एसपी सिटी भोपाल बन गया। फिर मैं जो है एसपी रेलवे जबलपुर बना। फिर मैं वाह। एसपी टीकमगढ़ रहा। फिर मैं हम्म। एसपी मंडला रहा। फिर मैं एसपी गुना रहा, एसपी भोपाल रहा। फिर आपका डीआईजी बालाघाट रहा। तो जो जी। डीआईजी बालाघाट के पास जो है छत्तीसगढ़ के जो अभी 2 जिले हैं वो भी हमारे जो जिम्मेवारी का हिस्सा हुआ करते थे, राजनांदगांव एंड कवर्धा, डिंडोरी, मंडला एंड बालाघाट। हाँ हाँ हाँ। फिर जो है इसके बाद मैं डीआईजी सीआईडी रहा। फिर मैं कुछ छोटे समय के लिए डीआईजी फायर सर्विस रहा हूँ। फिर बहुत छोटे समय के लिए मैं डीआईजी कम एडिशनल डायरेक्टर पुलिस अकादमी सागर का जो है ना वो चीफ डिप्टी चीफ रहा हूँ। वाह। और फिर मैं डेप्यूटेशन पे चला गया तो मैं डीआईजी आईटीबीपी रहा हूँ। पूरा जो आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब एरिया मेरे अंडर था। फिर वाह, मैं डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी रहा हूँ। फिर बहुत मैं बढ़िया। आईजीपी सीआरपीएफ दिल्ली रहा हूँ, और उस दौरान मैंने एक कोर्स भी किया है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। वहां से लौटकर जो है मध्य प्रदेश में आया तो आईजी स्पेशल फोर्स रहा हूँ, राइट, एसटीएफ रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स। उस समय जो है मैं विभिन्न इंटीग्रेटेड जो है ना स्पेशल फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था। वाह। तो मैं एसटीएफ का भी चीफ था, सीटीजी का चीफ था, नक्सल ऑपरेशन का चीफ था। तो बहुत सारी चीजें, जितने भी स्पेशल चीजें हैं वो सब मेरे अंदर थी। एटीएस भी मेरे अंदर था। और आई वाज द स्पेशल ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, के जो टेलीफोन वगैरह टेप होते थे वो सब मेरी अनुमति से होते थे। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अनुभव आपके। हाँ, इसके बाद वास्तव मैं में आपके इसके अनुभव बाद का मैं लाभ। इसके बाद मैं एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, एडिशनल डीजी रेलवे रहा, फिर डीजी रेलवे रहा, फिर डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ रहा। उस समय हमने एक डिजास्टर रेजिलिएंट मध्य प्रदेश और भारत का जो एक पूरा मॉडल बनाया, जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मेरे ढेर सारे प्रेजेंटेशन और वो हुए हैं जो उन्होंने स्वीकारे। फिर इसके बाद जो है मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये तो यात्रा रही है। आपका इतनी बड़ी यात्रा रही, जी। यानी बिल्कुल आपके पैर में जो है वो चक्री लगी हुई है, जिसकी वजह से आप इतना आ, भटकते रहे। नहीं, मैं भटका नहीं था, मुझे हाँ। कॉस्मोस पका रहा था। नहीं जिससे नहीं, वो तो पका हुआ व्यक्ति जो है जब जो बात करेगा ना तो उसके कॉन्फिडेंस में कभी कंपन नहीं आएगा। नहीं आता ये- हूँ आपकी बातचीत से।
जो है वो ये समझ में आ रहा है। कुल मिला करके आपको ये सारे लोग जितने भी जगह पर आप रहे हैं, जी। वहाँ की सरकारें चाहे बाकी सारे लोग आपको पचा नहीं पाए, सबसे बड़ी बात है। नहीं, आपकी उन्होंने योग्यता का उन्होंने आकलन नहीं किया। आपकी योग्यता का आकलन करके और आपके पास जो कुछ भी अभी सब कुछ है, उसका उपयोग सरकार बराबर आपको साथ में रख करके कर सकती थी, इसका फायदा उठा सकती थी। नहीं, उनकी नीयत नहीं थी ना। वो वही अच्छा वही वही भारत इसीलिए वो इसीलिए बोल अच्छा रहा हूँ वो अच्छा भारत चाहते ही नहीं है। ना। सब करप्शन के बीच में रहते हैं। देखिए मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिना उसके इतने 14 साल बिता लिए क्या। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ। एक बात, मैं किसी भी प्रकार से जो भी स्पष्टता है वो स्पष्ट रूप से अपने बीच कहता हूँ। मेरे को बोलने में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक के। वो इसलिए कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मैं बिल्कुल जो कुछ भी गलत बातें हैं उसका विरोध करने के अंदर में अपने ही बीच अपने ही लोगों को डांटने में भी पीछे मैं नहीं हटा। जी। शिवराज सिंह चौहान मेरे घर में मीटिंग के लिए आया करते थे, मैं जी। संघ का होने के कारण। जी। और ये बने हैं वहां तक के छत्तीसगढ़ में जितने भी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से लेकर के प्रेम प्रकाश पांडे या जितने भी लोग हैं। बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथी रहे हैं। हाँ मैंने उन्हें उन्हें यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मैंने ही बनवाया था। हाँ हाँ। हाँ। तो तो है अपनी अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह डटे हुए। अब सब लोग क्या है एक्चुअली सत्ता सुख के भोगी हो गए हैं। ये सत्ता के बगैर जीवंत नहीं रह सकते, इसके बाहर रह नहीं सकते। ये उसी दायरे में जीना चाहते हैं, उसी दायरे में चलना चाहते हैं। क्योंकि इनको जो कुछ भी चाहिए वो इफरात चाहिए। थोड़े से में काम नहीं चलता। पेट बड़े हो गए ना सबके। करप्शन की बात सब करते हैं, लेकिन करप्शन में इनमें भी है ना, सब में। मैं जोशी जी आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं तो भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना दूंगा, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे पास ऐसे मॉडल्स हैं कि भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब होने के लिए नेचर ने आपको पैदा ही नहीं किया है। सही बात। हम अपने अवगुणों के कारण, इन दुष्टताओं के कारण हम गरीब हैं। देखिए, प्रकृति ने जहां आपको पैदा किया, जिस स्पर्म और ओवम्स के मिलके हम और आपकी निर्माण हुआ, वहां ओवम और स्पर्म दोनों ही अबंडेंस में थे। तो प्रकृति में तो कोई भी चीज स्कैर्सिटी में है ही नहीं जी। हमने उसे स्कैर्सिटी में कर दिया। हमने अपने पानी को प्रदूषित करके उसे बॉटल में बेचने में सफल हो गए हैं। अभी हमने जो है ना जलवायु को प्रदूषित कर दिया है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने में सफल हो गए। हमने जो है ना अपना मिट्टी को दूषित कर दिया, तो हम अब जहर उगा रहे हैं और उसी को खा रहे हैं। जोशी जी, मेरी प्रार्थना ये है कि यदि मैथिली शरण गुप्त अपने इस महालक्ष्य में सफल नहीं होते हैं, तो आने वाले 10 साल में भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। और उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ भोजन खाए। ये भोजन ही कैंसर कारक हो गया है। तो आप बताइए, आपको कौन बचाएगा? क्या माननीय मोदी जी का जो आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए से आपका कुछ भला होगा? कुछ नहीं होगा। उसमें तो सब डॉक्टर बनते जा रहे हैं ना, जितने भी मेडिकल के लोग हैं। हाँ। उस 5 लाख के सर से जैसा आपके पास पेशेंट पहुंचा, आपके पास मुर्गा पहुंच गया, उनको मालूम है 5 लाख का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई है, अब इसको कैसे हलाल करना है, वो करते हैं उस हिसाब से। ऐसा ही हो रहा है। वही है सब कुछ। मैं तो सब देख चुका हूँ ना, छत्तीसगढ़ में रहकर। हमारी खुद की सरकारें रहने के बावजूद भी 15 साल रमन सिंह की सरकार रही है। करप्शन की इतिश्री कर दी इन्होंने। और कुल मिला करके रमन सिंह जी नाम के लिए बढ़िया सामने रहते थे, बाकी श्रीमती जी जो है उसके माध्यम से सब कुछ चलता रहा। छत्तीसगढ़ में भी कोई करप्शन की कोई कमी नहीं रही ना 15 साल के शासन में। अभी 5 साल का शासन आया कांग्रेस का, फिर विष्णुदेव साय जी आ गए। लेकिन विष्णुदेव साय जी के ऊपर भी शिकंजा है। जी जी। डॉक्टर रमन सिंह के साथ में जो IAS अफसर हैं, ये सारे लोगों का बहुत तगड़ा शिकंजा उनके ऊपर में है। जी जी। वो फ्री रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है हर चीज का। इसलिए अपन चाहते कि आगे अपन निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे। तो कभी मौका लगेगा तो हाँ हाँ, आपका जो कुछ भी है उसके हिसाब से अपन छत्तीसगढ़ में क्या लाभ ले सकते हैं, सरकार को अपन किस प्रकार से मार्गदर्शन नहीं, आप सरकार के लफड़े में मत पड़िए। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा कह रहा हूं, आपको सरकार से बड़ी लाइन खींचना पड़ेगी और ये बड़ी आसानी से खिंच जाएगी। इसके लिए ना आपको किसी के पास जाना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी को आवेदन लगाना है।
इसमें जोशी जी मैं आपको ये बताऊं, इसमें क्राइम फ्री भारत मॉडल का जो ऐप है, इसके माध्यम से जो 100 लोगों को जोड़ लेगा, वो एक क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है। उसको एक पोर्टल मिलेगा जिसमें वो सभी शिकायतों को वहां ले सकता है, और इन शिकायतों को बिना किसी के दरवाजे जाए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सरकार यदि उसको अनसुना करेगी तो आर्टिकल 356 में नष्ट हो जाएगी। मतलब इतनी पावरफुल व्यवस्था की है। तो हमें उस व्यवस्था के तहत चलना होगा। यदि आप इनके पास जाएंगे तो ये तो खुद अच्छे लोग नहीं हैं, इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और इसके आधार पर अपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। फिर इन्होंने उसमें विनेबिलिटी खोजी। विनेबिलिटी इन्हें किसमें दिखती है? दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में। और सभी राजनीतिक पार्टियां, आप बताइए, आप इतने समय से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बताइए, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां गरीबों में दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांटकर उनके वोट नहीं खरीदती हैं? तो है, उसी पे है ना। तो बस मैं वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तो वही कह रहा हूं। आप निवास है आपका? जी जी। आप संघ के करीब कब गए? संघ ने मुझे एक बार विशेष अनुरोध करके किसी को भेज के बुलवाया था जी। तो मैंने उसको शर्त रखी कि भाई मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन यदि श्रोता के रूप में अकेला नहीं जाऊंगा मैं, यदि मुझे 5 मिनट का बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। तो फिर उन्होंने किसी से बातचीत करके मुझे पुष्टि की कि हाँ आप आइए, आपका स्वागत है, आप अपनी बात भी रखिएगा। जब हम वहां पहुंचे तो वहां बात रखने के लिए तो कोई जगह थी नहीं। तो जब मैंने बात रखने की जगह नहीं मिली तो मैंने कहा चलो प्रश्न ही पूछ लें। तो मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा साहब आप इसके बाद जो है ना बैठ के हम आपकी बात का जवाब देंगे। तो जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद भी मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा साहब आपने कहा था बाद में जवाब देंगे, अभी जवाब दे दीजिए। लेकिन संभवतः उनके पास जवाब ही नहीं थे और वो पब्लिकली ये कहने की स्थिति में नहीं थे। तो मेरा आरएसएस से बस इतना ही वास्ता रहा है। वैसे तो आरएसएस के सभी लोग मुझे जानते हैं, यदि आप किसी को भी फोन करेंगे तो वो मुझे जरूर जानेगा। तो भोपाल संघ कार्यालय गए हैं कभी आप? मैं आपके जो प्रांत प्रचारक होते हैं उनसे मेरी 1-2 बार गुफ्तगू हुई है। अच्छा। हाँ, और जो आपका भाजपा का कार्यालय है उसमें भी मैं गया हूँ, जहाँ पे वो बैठते हैं वो भी गया हूँ। संघ प्रचारक वगैरह से भी मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि उस समय जो है हमने अपनी चीजों को इतना बारीकी से संगठित करके इस रिफाइंड शेप में उस समय ये विकसित नहीं था, लेकिन बात कुछ कुछ ऐसी ही करते थे। लेकिन अब जो है बहुत रिफाइंड हो गई है। अब इसे जमीन पर उतारना बहुत आसान है। केवल हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है, अपने लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ना है, उनको जो है ना एक रोस्टर बना के उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भैया जो है अच्छे भारत का संकल्प लो, और संकल्प के पहले ये जानो कि अच्छा भारत होता क्या है। यदि उसमें कुछ कमी दिख रही है तो बता दो, उसको भी जोड़ लेंगे। और फिर जो है हम इस प्रक्रिया के तहत 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये जो ऐप है ये 6 मेरिट लिस्ट भी बना रहा है। तो ये राजनेता नहीं मानेंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा। आप जो है पंच सरपंच भी आप ही होंगे, पार्षद भी आप होंगे, मेयर भी आप होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप होंगे, मुख्यमंत्री भी आप होंगे, उप मुख्यमंत्री भी आप होंगे, प्रदेश के मंत्री भी आप होंगे, विधायक भी आप होंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आप होंगे, उप प्रधानमंत्री भी आप होंगे, केंद्रीय मंत्री भी आप होंगे और सांसद भी आप होंगे। और वो भी अपने लोगों को जोड़कर पारदर्शी मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो आपको किसी के पास जाकर मक्खन नहीं लगाना है, किसी के दरवाजे पे जाकर चटाई नहीं बिछाना है। और क्राइम फ्री भारत मिशन को हर व्यक्ति स्वीकार है। वो दुर्जन है तो स्वीकार है, दुष्ट है तो स्वीकार है, अपराधी है तो स्वीकार है। बस अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा, नंबर 1 ये बंधन है। और जो जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसे परिस्थितियों ने वहां ढकेला है। तो 2 कारण हैं, यदि आज व्यक्ति ठीक नहीं है, या तो उसे परिस्थितियों ने ढकेला है, या दूसरा बहुत बड़ा जो कारण होता है वो उसे इन बदमाशियों में अवसर दिखा है। तो वो अवसर का फायदा उठाने के लिए बदमाश बन गया है।
जब आपको जो है हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको 5 मौलिक अधिकार दे देंगे, आपको सब कुछ मिल रहा होगा, तो आपको दुष्टता नहीं करना होगी। और सही यदि बात। अवसर और प्रवृत्ति के कारण आप दुष्टता करेंगे, तो क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, वो 45 दिन में आपको जेल में समेट देगा। तो आपको जो है उस जो आपकी प्रवृत्ति है, वो बहुत समय तक नहीं रहेगी, अपने आप बदल जाएगी। लिहाजा मुझे हर व्यक्ति जिस स्वरूप में भी है वो ग्राह्य है, स्वीकार है। केवल एक ही शर्त है, उसे अच्छे भारत का संकल्प लेना है। हर रविवार को इसे दोहराना है, अपने लोगों को रोस्टर के आधार पर जोड़ना है और लिंक के माध्यम से जुड़ना है, जिससे कि 6 मेरिट लिस्ट में उसका स्थान बन जाए और उसे बिना किसी के दरवाजे पे जाए सत्ता का ताज भी उसके सिर पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये राजनेता के पास यदि आप जाएंगे तो ये आपको मूर्ख बनाएंगे, झूठा आश्वासन देंगे, ये कभी सत्य काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसी ही मिल से निकले हैं। जी इनका सोच और चिंतन आपको मूर्ख बनाना है। जी। आप यदि मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो मुझे बताइए नहीं कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने क्यों कहा हाँ हाँ भाई, मोदी जी का डायलॉग क्यों बोला कि मोदी जी बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब प्रधानमंत्री बने, हाँ हाँ। तो बिना उसके अभी 15 साल निकाल लिए क्या? अब उनके बारे में आपने छेड़ दिया है तो मैं थोड़ा सा भोपाल अमित की शाह जो है बोल रहा है, तो अमित शाह जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा क्राइम करके और जितना कुछ भी बटोरा है, वो आसान है क्या? चुनाव लड़ना है और चुनाव के पीछे खर्च करने के लिए पैसे आपके पास अपराधी ही दे रहे हैं ना। जो मैं बेईमानी तो आपको पैसा देगा सरकार चलाने के लिए, और उसके पैसा लेने के बाद में आप उसके अंडर रहोगे, उसके बाहर थोड़ी जा सकते हो, उसके ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते ना। मैं उल्टा कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसे 3 मॉडल डेवलप किए हैं कि भारत सरकार के पास हमारे मॉडल से आज की तुलना में 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। इस देश के देशवासियों को टैक्स नहीं देना होगा। भारत में ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी, ना स्टेट जीएसटी होगी। और सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि भारत में हर अकाउंट के पीछे एक शैडो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसका नाम हमने कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है। तो हर भारतीय को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिल जाएगा। इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए उसके खास खीसे में पैसे ना होने पर भी वो अपने अकाउंट से खर्च करेगा और पीछे से कल्प वृक्ष अकाउंट से उतना पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। और फिर उसे जो है उसके पोटेंशियल के माइलस्टोन के लिए तैयार करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। तो भारत के 144 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रिसर्च के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उद्योग के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। भारत में राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए एक अथॉरिटी होगी, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित होगा, उतनी भारत विकास निधि, आज इसका नया नाम हमने दिया है आजाद हिंद फौज रुपया, वो एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। और एक आजाद हिंद फौज रुपया की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए के बराबर होगी, क्योंकि आज जो है सोने का मूल्य लगभग इतना ही हो गया है। तो हमें धन की कमी नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ धन की कमी नहीं पड़ रही है, वहां हमने लोगों को ट्रेंड करके उनके पोटेंशियल के लिए तैयार कर दिया है। और भूमि के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। तो जो आज लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जगह पे एक दूसरा एक्ट लाया जाएगा, जिसका हमने नाम दिया है लैंड ओनरशिप क्लब। तो आपकी जैसे अज्यूम करिए कि हमारी हर राष्ट्रीय संपदा हजारों एकड़ों में फैली होगी, तो जो लोगों के लिए जिनकी जमीन उसमें जाएगी, वो उस लैंड ओनर क्लब के सदस्य हो जाएंगे, और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसमें प्रोपोर्शनेट लैंड ओनर्स में बटेगा वो। तो कोई मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का मालिक वही है। इससे जो जमीन बटेगी तो उसमें ऑनर्स की संख्या बदल जाएगी, और बाकी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ना धन की कमी पड़ेगी, ना मानव संसाधन की कमी पड़ेगी, और ना ही भूमि की कमी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, फिर इस देश में समृद्धि क्यों नाच नहीं करेगी? समृद्धि नाच करेगी। आप मेरी
आवाज की कॉन्फिडेंस से ये महसूस कर पा रहे होंगे कि ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकेगा और इसी आसानी के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत आपका शोषण हो रहा है, आज आप कर्ज में जानते कितने हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, 38 लाख करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में छापे हैं, राइट? और इनको जो है उस नोट के छापने के एवज में उतने डॉलर रिजर्व में रखने पड़े हैं। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोन लिया अपने नोट छापने के लिए। मतलब हम अपनी व्यवस्था के लिए बिना कुछ लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे लोग कर्ज में दब रहे हैं। ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है भाई? तो हम तो इस अंतर्राष्ट्रीय जाल को भी तोड़ पाएंगे, ऐसे मॉडल्स ईश्वर की प्रेरणा से पैदा हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात। आप बात समझ रहे हैं? मैं उन पहलुओं को टच कर रहा हूं शायद जिनका आपसे कभी वास्ता नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। निश्चित रूप से मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपने जो विचार रखे उस विचार के माध्यम से आप अपने प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, ये आशीर्वाद है। आपकी जगह मैं चाहूंगा कि आपके में यही है जी, तो उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। जी, जो एडमिन वगैरह का जो आप बात ने कही आपने, वो मैं संभव नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे ही केवल चलता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम मैं से व्हाट्सएप में ही आपको एडमिन बना दूंगा ना, जिससे कि आप अपने लोगों को जोड़ सकें। हाँ, व्हाट्सएप में जिनको भी भेजना है, मेरे व्हाट्सएप में बहुत लोग रहते हैं जी, तो मैं उसके हिसाब से केवल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा अटेंड भी नहीं करता, बहुत कम देखता हूँ। देखिए अच्छी चीज दिखती है तो अचानक अभी एक चीज अच्छी दिखी, जी, इसलिए मैंने कहा आपसे चर्चा किया जाए। जी, और आपको जो बुरा लगा वो मुझको भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर लूं। जी, और दुष्टता का जो बात आपने कही वो अखरा 200 करोड़ का जो आपने संघ के कार्यालय के बारे में बात कही, जी, उस मामले में भी मुझको बुरा लगा कि ठीक है आपने जो कहा है बहुत अच्छी बात है, तो उसके खिलाफ अब जांच होनी चाहिए। वो तो सत्य है, उसके लिए तो अब आप लोग करिए जो करना है। नहीं उसका 200, अगर 200 करोड़ का संघ कार्यालय वहाँ बना है जी, तो आप क्राइम में इतने एक्सपर्ट हैं तो आप उसके नहीं खिलाफ भी देखिए, मामला उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे किसी की लाइन छोटी नहीं करना है, उसके बगल में एक बहुत बड़ी लाइन खड़ी करके इस देश का कल्याण करना है। जी, तो मैं किसी भी नेगेटिव चीज में अपनी ऊर्जा नहीं डालना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात। इवन जो अपराधों के निराकरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, उसमें हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं जाएगी, हमारा मॉडल की ऊर्जा जाएगी। और वो मॉडल इतना शक्तिशाली है कि राज्य सरकार यदि हमारी बात नहीं सुनेगी तो आर्टिकल 356 में नष्ट हो जाएगी वो। ठीक है, बढ़िया, करते हैं चर्चा फिर अपन बात। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, काफी समय वंदे लिया मैंने मातरम। आपका। नहीं नहीं, अभी बड़ी उपयोगी चर्चा हुई है और ये लोग बागों को सुनेंगे मेरा तो व्हाट्सएप यही है जी। जी जी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।